नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पार्ट 3 के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। और इसके अतिरिक्त हम लोग दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरू करते हैं उपचयन एवं अपचयन, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आता है। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसके दो शब्द मिलकर रेडॉक्स बनाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अगर उपचयन हो रहा है तो अपचयन भी होना आवश्यक है, दोनों साथ साथ होते हैं। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को एक साथ रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे प्रथम हम लोग देखें कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या है। दैट विल मेक इट क्लियर, और उसके डेफिनेशन को भी हम लोग समझें कि आखिर है क्या। बहुत गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे कि क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोग उपचयन को डिफाइन करें। उपचयन, उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। इसी तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपचयन। अपचयन को हम लोग दूसरे शब्दों में अवकरण भी बोलते हैं। क्या है अपचयन? अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन आकर जुड़ता है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो यहां परिभाषा आप जैसे ही आप देख रहे होंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ऑक्सीकरण यानी उपचयन के जस्ट विपरीत है अपचयन। ऑक्सीकरण में जहां ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा यानी उसका प्लस होगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी, वहीं पर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी या तो हाइड्रोजन
की मात्रा कम होगी या हाइड्रोजन जो भी है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये उपचयन है। उसके जस्ट विपरीत आप देख रहे होंगे कि अपचयन में क्या हो रहा है। अपचयन में हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो अंदर की ओर हो रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, यानी जस्ट विपरीत एक दूसरे के है। तो इसको याद रखना आसान है। यदि आपने उपचयन याद कर लिया तो अपचयन की परिभाषा भी आपको अपने आप याद हो जाएगी। अब हम लोग इसका उदाहरण लें, है ना। क्योंकि आपसे एग्जाम में अधिकतर उदाहरण पूछे जाते हैं और उसमें यह पूछा जाता है कि इसमें किसका अपचयन हुआ और किसका उपचयन हुआ। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कब अपचयन हो रहा है कब उपचयन होगा, तब तक ये आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर वी टेक एन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं CuO प्लस H2 और ये बनता है Cu प्लस H2O। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में बहुत ही सिंपल आप देखेंगे कि यहां CuO जो है कन्वर्ट हो रहा है Cu और यहां H2 जो है वह कन्वर्ट हो रहा है H2O में। तो अगर आप डिफिनीशन को याद करेंगे तो डिफिनीशन आपको क्या कहता है। डिफिनीशन ये कहता है, परिभाषा ये कहता है, यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन था और यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब इससे ऑक्सीजन निकल गया, यानी CuO जो है यानी कॉपर ऑक्साइड जो है उससे ऑक्सीजन बाहर हो गया। तो ऑक्सीजन बाहर होने को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अपचयन यानी ये जो हमारा है यह है अपचयन। अब यहां पर देखेंगे आप कि H2 हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल में। तो यहां पर स्पष्ट है कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन आकर मिला है, तो ऑक्सीजन आकर जुड़ने को ही क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। क्योंकि आपको परिभाषा अगर याद है तो फिर यह समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसी चीज को हम दिखा सकते हैं कि CuO माइनस ऑक्सीजन क्या हो गया, Cu हो गया, यानी उपचयन, सॉरी अपचयन, क्योंकि यहां पर माइनस ऑक्सीजन हुआ। H2 में क्या हो गया, प्लस ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उपचयन। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि माइनस हुआ तो अपचयन, प्लस हो गया ऑक्सीजन तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। वहीं पर अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें, इसको आपने नोट कर लिया, होपफुली आपने नोट कर लिया है इसको, ठीक है। अब हम लोग चले दूसरे एग्जाम्पल्स पर, मिटाएं इसको, क्लियर। तो अपचयन उपचयन बहुत ही आसान है समझना, कुछ नहीं है। ऑक्सीजन अगर जुड़ा तो हो गया उपचयन, ऑक्सीजन अगर हटा तो हो गया अपचयन, हाइड्रोजन अगर जुड़ा तो अपचयन, और हाइड्रोजन अगर निकल गया तो उपचयन। बस आपको इतना ही याद रखना है और आप कहीं पर भी इसको देखकर बता सकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल में आप लें। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, सेकंड एग्जाम्पल। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये देता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां भी आप देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक में। कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। यानी यहां फिर आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन इज कमिंग आउट ऑफ जिंक ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और बना देता है जिंक। तो जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं
चयन, बाहर ऑक्सीजन निकला तो अपचयन। यहाँ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है ऑक्सीजन। और यहां पर देखेंगे कार्बन से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? उपचयन, यानी ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहां पर अगर हम फिर उसी तरह से अपना कॉन्सेप्ट अगर हम लोग चेक करें तो जिंक ऑक्साइड से माइनस हो गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया अपचयन। दिया क्या? तो जिंक, और ये प्रोसेस हो गया अपचयन। ठीक है, और वहीं पर C+ हो गया O, तो ये हो गया CO, तो ये हो गया उपचयन। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बराबर प्लस माइनस करके भी समझ सकते हैं। दैट वाज वन मोर एग्जांपल। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको मिटाएं, ठीक है, नोट करते चलिए। आप ना तेजी से नोट करेंगे उतना ही तेजी से हमारा जो है ये चैप्टर ओवर होगा। अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल पर आए। तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग सोडियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है ना? इसको थोड़ा बैलेंस कर ले हम लोग, तो ये 4Na बैलेंस। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। सोडियम क्या हो रहा है? सोडियम जो है वह कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सोडियम ऑक्साइड में। यहां पर ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, यानी जुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहां पर आप देख रहे होंगे कि O2 जो है वह O में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां ऑक्सीजन की संख्या घट रही है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन। यानी जो हमारा Na है उसका उपचयन हो रहा है क्योंकि उस ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, और O2 जो है उसका क्या हो रहा है? वो घट रहा है, यानी अपचयन हो गया। फिर इसी तरह से हम चौथा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब मैग्नीशियम के फीते को हम लोग ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? लेट्स सी। तो मैग्नीशियम फीते को जब लोग रेक माल से रगड़ के उसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इसमें क्या हो रहा है? लेट्स सी। तो आप देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम जो है उसका क्या हो गया? उसका उपचयन हो गया। क्यों भाई? तो इसमें ऑक्सीजन जो है आकर जुड़ रहा है, और यहां पर देखेंगे O2 जो है O में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ? यहां पर इसका अपचयन हुआ, यानी ऑक्सीजन का अपचयन। तो 4 एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब इसमें एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें तो और हमारा क्लियर हो जाएगा। इसको आपने नोट किया होगा, नोट कर लीजिए। और सभी रिएक्शन जो कि जहां की अगर उपचयन हो रहा है तो आप पा रहे होंगे कि वहां अपचयन भी हो रहा है, यानी दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन में उपचयन हुआ और अपचयन ना हुआ, किसी न किसी का अपचयन होना आवश्यक है। जब आप ऊपर की क्लास में पढ़ेंगे तो उसके डिफिनीशंस, उपचयन और अपचयन की डिफिनीशंस और भी बदल जाते हैं। उसमें हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर भी दिखाते हैं कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर भी हम लोग उपचयन अपचयन को दिखाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 10th लेवल में वो जानने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर उदाहरण हम लोग 5वां ले लें। 5th एग्जाम्पल हम लेंगे
कि मैंगनीज डाइऑक्साइड जब HCl के साथ तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन और जल बनाता है। तो इसमें किसका क्या हो रहा है? तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो मैंगनीज क्लोराइड हो गया, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? मैंगनीज से अलग हो रहा है, यानी इसका क्या हो गया जी? अपचयन। यह तो बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कि HCl से Cl निकल रहा है, तो आपने पहले भी जाना कि यहां पर H जो है वो Cl से बाहर निकल रहा है। तो Cl से बाहर निकलना यानी HCl से H का निकलना ही क्या हो गया? अपने आप में अपचयन है, क्योंकि आपने परिभाषा में क्या पढ़ा है? अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़, सॉरी ये उपचयन होगा ना भाई, हाँ, क्योंकि इसमें, हाँ, यहां पे देखिए कि उपचयन की परिभाषा क्या है? जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है HCl से बाहर निकल रहा है और वो Cl2 बना रहा है। तो इस तरह से आपने देखा बाय डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि उसमें क्या हो रहा है ना कि उपचयन और अपचयन जो है वो हो रहे हैं और उसको पहचानना भी आप सीख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कि नेचर में जो है यानी प्रकृति में उपचयन अपचयन के प्रभाव को देखें। आप जानते हैं कि हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में है और इस ऑक्सीजन के वायुमंडल में होने के कारण यह जो है विभिन्न प्रकार के धातुओं पर अपना प्रभाव छोड़ता है, उससे रिएक्ट करता है और उससे रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या होता है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। तो संक्षारण है क्या? संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया है, प्राकृतिक रूप से होने वाला उपचयन अभिक्रिया है जिसमें धातु जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है जिससे कि उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है और वह परत चढ़ने के कारण उसका रंग क्या होता है? धूमिल हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो लिख लें हम लोग थोड़ा सा इसको। संक्षारण वह उपचयन अभिक्रिया है जिसमें धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एक परत अपने ऊपर बनाता है जिससे कि धातु का रंग धूमिल हो जाता है। लोहे का संक्षारण हम लोग बराबर अपने
परिवेश में देखते हैं, जिसे जंग लगना भी कहते हैं। तो ये संक्षारण हम लोग इसको जानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी लोहे के अतिरिक्त हम लोग और भी उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आपका तांबा है, तांबा के ऊपर एक ग्रीन कलर का परत चढ़ जाता है जो कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण होता है। इसी प्रकार चांदी के ऊपर भी काली परत चढ़ जाती है। चांदी जो है उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण हो जाता है। इसी तरह से एल्युमिनियम, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, जिसके कारण उसका रंग क्या हो जाता है, धूमिल पड़ जाता है। तो ये तो डिफरेंट संक्षारण के उदाहरण है, उनको भी मैं थोड़ा लिख लूँ जिससे कि आपको पता चले। आपने इसको नोट कर लिया होगा। संक्षारण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्षारण क्या है। तो संक्षारण तो वह उपचयन अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, धातु के ऊपर एक परत चढ़ जाता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण, और इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब जो है कॉपर के ऊपर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, यही होता है हरा परत कॉपर पर, परत तांबे पर। इसी तरह से सिल्वर सल्फाइड काला परत चांदी पर। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को, एल्युमिनियम के चमक को धूमिल कर देता है। और जंग जो लगता है वो है तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कि आप देख रहे हैं संक्षारण है। यह वायुमंडल उपस्थित सल्फर के कारण सिल्वर सल्फाइड बना देता है। यहाँ पर जल और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है जिसका रंग ही हरा है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये कारण है, और ये आपका जल। तो ये सब उपचयन अभिक्रिया है। अब हम लोग बात करें तैलीय पदार्थ। आप जानते हैं कि तैलीय पदार्थ यानी तेल, घी आदि से बने पदार्थ यदि आप खासकर बरसात के मौसम में यदि खुले में छोड़ते हैं तो क्या होता है ना, उसका स्मेल यानी गंध और उसके स्वाद दोनों में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह भी आपका उपचयन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही होता है, जिसको हम लोग जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी और हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। तो हम लोग लिख रहे हैं इसको विकृत गंधिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। तैलीय पदार्थ लंबे समय तक
जिनके कारण उनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। इस घटना को विकृत यानी खराब गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे खाद्य वस्तुओं को हम लोग डब्बे बंद करके रखते हैं, डब्बे में डालकर एयर टाइट कर देते हैं, जिससे कि बाहर से नमी और ऑक्सीजन का संपर्क उनसे नहीं हो पाए और उपचयन नहीं होगा, तो खाद्य पदार्थ जो है वो लंबे समय तक टिका रहेगा। और एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट जो भी हैं, तो चिप्स के पैकेट में आपने देखा होगा कि वो काफ़ी फुला हुआ रहता है। क्यों फुला रहता है? तो उसमें जो है अक्रिय नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, वो अक्रिय है, और नाइट्रोजन गैस के कारण क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया नहीं होती है और हमारा जो चिप्स है वो फ्रेश रहता है और वो खाने योग्य बना रहता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि चिप्स और इस तरह की जो भी नमकीन के पैकेट हैं उसको हमेशा नाइट्रोजन गैस भरकर रखा जाता है। तो ये था आज हमारा इस चैप्टर का यानी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का अंतिम टॉपिक, जिसको हम लोगों ने किया, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।